नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज के पॉलिटिशियन की कम से कम इस बात के लिए तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि उनमें गजब का आत्मविश्वास और गजब का दुस्साहस है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जब ममता बनर्जी के एक बहुत ही करीबी पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से करीब 53 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। 5 किलो के आसपास स्वर्ण आभूषण बरामद हुए थे, 20 मोबाइल फोन और अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के बहुत सारे दस्तावेज वगैरह बरामद हुए थे। उनके एक और करीबी अनुव्रत मंडल मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे और एक के बाद एक दो करीबियों के गिरफ्तार होने के बाद ममता बनर्जी एकदम जैसे खामोश हो गई थी। एक सदमा उनको जैसे लगा हो। और ऐसा क्यों हुआ था? वो अचानक खामोश क्यों हो गई थी? बीच में जब नीति आयोग की बैठक हुई या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की जो परिषद की बैठक बुलाई थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आई, प्रधानमंत्री से भी अलग से मुलाकात की, तब भी मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और ये माना गया कि वो अब तीखे सवालों का सामना करने को तैयार नहीं हैं, जो उनसे पूछे जा सकते थे। लेकिन इधर फिर से ममता बनर्जी जरा मुखर दिखाई दे रही हैं और उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे डाले हैं जिन पर सहज यकीन नहीं होता कि अभी 1.5 महीने पहले जो ममता बनर्जी एकदम खामोश हो गई थी, वो फिर से मुखर हो गई हैं। इसीलिए शुरू में मैंने कहा कि जो आजकल के पॉलिटिशियन हैं, इनका जो आत्मविश्वास है, अगर वो बड़ी घटनाओं की वजह से, गलत कारणों से डगमगाता भी है, तो कितना जल्दी वो कॉन्फिडेंस को वापस हासिल कर लेते हैं, इस घटना से पता चलता है। उनके करीबियों के यहाँ से करोड़ों रुपए का कैश बरामद होना, स्वर्ण आभूषण बरामद होना, मवेशी तस्करी में गिरफ्तार होना, ये सब होने के बावजूद अगर वो ये कह रही हैं कि अगर मेरे अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया किन्हीं मामलों में पूछताछ के लिए या कार्रवाई के लिए, तो मैं भी जो सीबीआई के, ईडी के, दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, क्योंकि ऐसे 8 केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों के खिलाफ उनकी सरकार के पास शिकायतें हैं। एक बात और कही है ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है कि साहब, हम केंद्र सरकार के खिलाफ 2024 का चुनाव, यानी मोदी के खिलाफ 2024 का चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और इनको हराएंगे, इनको सत्ता से बाहर उठा करके फेंकेंगे। और ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। नंबर एक, वो टीएमसी के अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार कर रही हैं, उनका मनोबल बढ़ा रही हैं और उनको एक संकेत और संदेश भी देना चाहती हैं कि हमारा मनोबल डाउन नहीं है, जो कि पिछले कुछ दिनों में एक संकेत चला गया था जब वो खामोशी अख्तियार किए हुए थी। नंबर दो, अगर वो इस तरह की बातें कर रही हैं,
इसका मतलब ये भी होता है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी कॉस्ट पर प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाने को आतुर हैं, संकल्पबद्ध दिखाई दे रही हैं। क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं, तब तक अलग-अलग राज्यों में जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसमें शिथिलता नहीं आ सकती। 2 सितंबर को उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को तलब किया है ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए। अभी हाल ही में उनकी कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हकीम को भी बुलाया गया था, पूछताछ हुई थी। और ममता बनर्जी का कहना ये है कि अगर फिरहाद हकीम को गिरफ्तार किया गया, तो ये केवल उनको परेशान करने के लिए ऐसा किया जाएगा और ये फर्जी मामला होगा। ये उनके शब्द हैं कि ये फर्जी मामला होगा। ममता बनर्जी का ये कहना छात्र परिषद के सम्मेलन में कि हमें बदनाम किया जा रहा है, कि हमने भ्रष्टाचार किया है, हमने पैसा कमा लिया है, अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है, हम पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता ने यहाँ एक सेंटेंस का प्रयोग किया है और उस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं होती, तो इनकी जबान खींच लेती। इनकी किनकी? केंद्रीय एजेंसियों की, या जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनकी। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, 2 मई की हिंसा के बाद जो थोड़ा शांत हो गई थी, बैक फुट पर चली गई थी, वो अब फिर से आक्रामक है। और चाहे दिलीप घोष हों, शुभेंदु अधिकारी हों या दूसरे तमाम नेता हों, वो अब ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। जो भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से उजागर हुए हैं, ईडी की रेड में जिस तरीके से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है और गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको लेकर के ममता बनर्जी ने कहा है। और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान खींच लेने की बात उन्होंने नहीं कही है। हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है, जो 8 तल लोकार्पित किए हैं, वहां पर उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। और ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। वो अपने कैडर को मजबूत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, समझ में आता है। लेकिन अगर ये कहती हैं कि साहब मीडिया को सतर्क रहना चाहिए, मीडिया को किसी के बयानों को बेवजह, यानी जांच पड़ताल के बिना इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए, ये क्या शो करता है? ममता बनर्जी का कहना था कि साहब मीडिया जो है वो हमारा ट्रायल ना करे और अदालतों से इस मामले की जो भी फैसला आना है उसका इंतजार करे। यानी वो ये कहना चाहती थी कि मीडिया जो खबरें छाप रहा है पार्थ चटर्जी के बारे में, अर्पिता मुखर्जी के बारे में, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ को लेकर के, उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ को लेकर के, रुजिरा की जो एक रिश्तेदार है मेनका गंभीर, जिनको 2 सितंबर को ही संभवतः दिल्ली तलब किया है ईडी ने पूछताछ के लिए, तो इन पर मीडिया रोज-रोज खबरें ना छापे और हमारी जो छवि है उसको खराब ना करे, बर्बाद ना करे। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने अलग-अलग प्रोग्राम्स में कही हैं। यानी जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, छापे पड़े हैं, बरामदगियां हुई हैं, गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है,
यानी जेल में गए हैं अब पार्थ चटर्जी हों या आपके अर्पिता मुखर्जी हों या अनुव्रत मंडल हों, और अगर कल को फिरहाद हकीम की गिरफ्तारी होती है या अभिषेक बनर्जी लपेटे में आते हैं, तो ममता बनर्जी फिर कहेंगी कि ये खबरें भी मत छापो। तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जहां केंद्र की कार्रवाइयों से परेशान हैं और आजिज आ चुकी हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में केंद्र को भी धमकाने की कोशिश कर रही हैं कि आप अगर हमारे लोगों को परेशान करोगे सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए, दूसरी एजेंसियों के जरिए उनसे पूछताछ करोगे, तो हम भी इन एजेंसियों के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिनके खिलाफ हमारे पास शिकायतें हैं। लगे हाथ वो ये भी कह रही हैं कि हम 2024 में इनको सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि साहब 1984 में राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी और 1989 में उनकी विदाई हो गई। तो अगर राजीव गांधी की इतने विपुल बहुमत के बाद भी विदाई हो सकती है, तो यानी नरेंद्र मोदी की विदाई भी हो सकती है। इंदिरा गांधी का भी उदाहरण दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इतनी शक्तिशाली नेता थी, 77 में उनको भी जाना पड़ा था। यानी ममता बनर्जी ये सपना देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी की किसी भी तरीके से वो विदाई करेंगी। कैसे करेंगी ये उनको भी नहीं पता, क्योंकि विपक्ष इस समय पूरी तरीके से विभाजित है और जो सो कॉल्ड टॉल लीडर हैं, वो चाहे शरद पवार है, वो अपने ही खोल में खामोश होकर के बैठ गए हैं, क्योंकि उनको भी एक खौफ है, उनको भी ये कहीं ना कहीं एहसास है कि जो उनके करीबी हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं। अरविंद केजरीवाल का आप हाल देख ही रहे हैं। जब से मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है, तब से उनका क्या हाल है, उनके करीबियों का क्या हाल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस में जो अंतर्कलह है उससे तो दो चार हो ही रहे हैं। इसके अलावा भी जो वो ईडी का सामना कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी और राहुल गांधी भी, दोनों से एक से 5 दौर की, दूसरे से 3 दौर की पूछताछ ईडी ऑलरेडी कर चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में। ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहती थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से ये पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से इतनी भारी भरकम रकम निकली है, काली कमाई निकली है, और जिस तरीके से उनके भतीजे और उनके करीबी रिश्तेदारों पर, यानी अभिषेक बनर्जी के करीबी रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और वो भी कोयला खनन घोटाले का आरोप है उन पर, हजारों करोड़ रुपए का उन पर आरोप है कि उन्होंने बनाए हैं अवैध तरीके से। तो इससे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का भीतर से आत्मविश्वास हिला है, पर वो प्रत्यक्ष तौर पर इसे जाहिर नहीं करना चाहती हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।